अस्सलाम वालेकुम। तो लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा कि भाई वाटर सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है, गैस भी है, बल्कि इस पे एक सवाल हो जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग substance exist in all three states under normal conditions? हाँ जी, सवाल पे फोकस करें कि कौन सी स्टेट तीनों हालतों में पाई जाती है। विच स्टेट इज फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि देखें, लिक्विड सॉलिड गैस हर कोई होता है, लेकिन हमारे जहन में उसकी वो स्टेट आती है जो नॉर्मली जिस स्टेट में वो फाउंड करता है। तो वाटर वो अकेली सब्सटेंस है जो तीनों स्टेट्स में पाई जाती है अंडर नॉर्मल कंडीशंस, एज अ सॉलिड, एज अ लिक्विड, एज अ गैस। तो आंसर होगा ये। एक और, in the ice, water and steams dash is different। सवाल पे ध्यान दें, फोकस करें इसको कि in the ice, water and steam dash is different। ऑप्शन ए, the nature of particles, nature of particles। option B, type of particles। option C, arrangement of particles। ऑप्शन डी, ऑल। अब देखें, वाटर आइस में भी है, वाटर एज अ लिक्विड वाटर भी है, और स्टीम में भी है। तो इन तीनों में कौन सी चीज डिफरेंट होती है? विच थिंग इज डिफरेंट इन ऑल थ्री सिचुएशंस? तो क्या है? दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की अरेंजमेंट ही तीन डिफरेंट स्टेट्स बनाती है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि दो प्रॉपर्टीज होती हैं मैटर में, एक पार्टिकल्स के बीच में फोर्स और दूसरा मोशन, थर्मल मोशन। ठीक है, तो नोट करें इनको, देखें तो हम आगे बढ़ें। अब हम पढ़ेंगे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना जिसे हम कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब देखें, वर्ड जो काइनेटिक है उसका मतलब है मोशन। तो दिस थ्योरी इज सो नेम्ड बिकॉज इट डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ द पार्टिकल एंड दैट मोशन ऑफ पार्टिकल डिसाइड्स द गिवन स्टेट। और ये जो पार्टिकल्स का मोशन है ये डिसाइड करता है गिवन स्टेट को। तो हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक इज सो नेम्ड बिकॉज इट डील्स विद मोशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के मोशन के बारे में। अब देखें,
लिक्विड भी है, गैस भी है, सॉलिड भी है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी फॉर गैस। ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी 3 साइंसदान, वैसे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे साइंसदानों का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन 2-3 का नाम सरे फहरिस्त है, बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल और क्लासियस। ठीक है, these were the scientists who gave this theory। अब इस थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं कि हर चीज, मैटर, गैस, वो बनती है बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से जिन्हें कहा जाता है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। हर चीज किस पे मुश्तमिल होती है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स पर। तो एवरीथिंग, एवरी सब्सटेंस इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स। अब देखें, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स माना पार्टिकल्स की तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन उन पार्टिकल्स की साइज बहुत छोटी होगी, छोटे होंगे। ठीक है, और उन पार्टिकल्स को क्या कहा जाएगा? पार्टिकल्स नॉन एज वॉल्यूम, नहीं, नॉन एज मॉलिक्यूल्स। उन पार्टिकल्स को क्या कहा जाएगा? मॉलिक्यूल कहा जाएगा। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर इन अ कंटिन्यूअस मोशन। मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या हैं? कंटिन्यूअस मोशन में हैं और दे आर वाइडली सेपरेटेड। वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, मीन्स एक पार्टिकल यहां होगा तो दूसरा पार्टिकल यहां होगा। दे आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। अगर पार्टिकल्स वाइडली सेपरेटेड हैं तो इसका मतलब दे हैव एम्प्टी स्पेसेस। पार्टिकल्स वाइडली सेपरेटेड एंड हैव लार्ज एम्प्टी स्पेसेस, और उनके बीच में एम्प्टी स्पेसेस क्या होंगे? बहुत ज्यादा होंगे। अगर पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेस ज्यादा है तो क्या होगा? दे कैन बी कंप्रेस्ड, उनको कंप्रेस किया जा सकता है। दे कैन बी स्क्वीज्ड टू अ स्मॉलर वॉल्यूम, उनको कंप्रेस करके लार्ज एम्प्टी स्पेसेस हेंस कैन बी compressed to a smaller volume by applying pressure। प्रेशर अप्लाई करके उनको स्मॉलर वॉल्यूम्स तक कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए बात को? नोट करें इसको तो हम आगे चलें। अब देखें, अगर उनको कंप्रेस किया जा सकता है बहुत ही स्मॉलर वॉल्यूम पे, तो देखें कि ये क्या है? ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये गैस का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम काउंट होगा। लेकिन अगर हम इस मॉलिक्यूल को कंपेयर करें पूरी गैस के साथ, इस वॉल्यूम का, इस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कंपेयर करें पूरी गैस के साथ, तो वो क्या होगा? वो नेग्लिजिबल होगा, ना होने के बराबर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल
इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल माना ना होने के बराबर, नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू गैस के वॉल्यूम के मुकाबले में। ये ऐसे ही है जैसे एक क्रिकेट के ग्राउंड में क्रिकेट के बॉल, क्रिकेट का ग्राउंड समझ लें आप पूरी गैस का वॉल्यूम, और जो एक बॉल है आप उसको समझें किसका वॉल्यूम, उसको समझें एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है कि वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल इज डैश। दिस इज योर क्वेश्चन। ये आपने मुझे जवाब देना है मैसेज करके, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स की बात हो गई। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर इन अ मोशन, कंटीन्यूअस मोशन, और गैस में वो मोशन बहुत ही ज्यादा होता है। तो मॉलिक्यूल्स आर इन कंटीन्यूअस मोशन, आर इन कंटीन्यूअस मोशन, कंटीन्यूअस मोशन में है, ठीक है, और बट इन रैंडम डायरेक्शन। डायरेक्शन उनकी कोई नहीं है। याद रखें गैस मॉलिक्यूल तब तक चलते रहेंगे जब तक वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराए नहीं जाते। वंस दे आर कोलाइडेड दे चेंज देयर डायरेक्शन। एक दफा वो टकरा गए वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। जैसे ये कंटेनर है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल जाएगा जब तक किसी दूसरे से नहीं टकराएगा, इट विल बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन। टकराने के बाद डायरेक्शन चेंज। ठीक है, डायरेक्शन इनकी रैंडम है, कंटीन्यूअस मोशन एंड इन रैंडम डायरेक्शन। और इसी जो डिस्टेंस है, देखें यहां पर एक मॉलिक्यूल से कोलिजन हुआ, यहां पर मॉलिक्यूल से कोलिजन हुआ, टकराएंगे डायरेक्शन चेंज। अगर आपने नोटिस किया होगा और से ध्यान से, तो दिस इज अ कोलिजन एंड दिस इज अ कोलिजन एंड दिस इज अ डिस्टेंस व्हिच इज ट्रेवल्ड बिटवीन कोलिजन्स। तो इसीलिए हम कहते हैं कि दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन द कोलिजन्स। कोलिजन्स के बीच में वो कैसे चलेंगे, वो स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन द कोलिजन्स। कोलिजन्स के बीच में वो कैसे चलेंगे, वो स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, सीधे चलेंगे। और ये जो डिस्टेंस है दो कोलिजन्स के दरमियान, इस डिस्टेंस का नाम है मीन फ्री पाथ, द एवरेज, क्योंकि दो जगह आए गए, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द कोलिजन्स is known as mean free path। ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कोलिजन ये कंसीडर करें और एक कोलिजन ये कंसीडर करें, तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज सेड टू बी मीन फ्री पाथ। ठीक है, समझ में आ रही है बात। वी आर स्टडिंग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, और उस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में भी हम किसको फोकस कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग गैस, गैस को फोकस कर रहे हैं। सही है, इसको नोट करें तो हम आगे बढ़ें। अब देखें गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं ये टकराते हैं किसके साथ, अपने साथ भी और कंटेनर के वॉल के साथ भी।
तो जब अपने साथ टकराते हैं या कंटेनर वॉल के साथ टकराते हैं तो इनके जो कोलिजन्स हैं वो इलास्टिक होते हैं। कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। गैस मॉलिक्यूल्स के जो कोलिजन्स हैं वो कोलिजन्स क्या हैं? परफेक्टली इलास्टिक हैं। और कोलिजन कितने किस्म के होते हैं? दो किस्म के, एक इलास्टिक, दूसरा इनइलास्टिक। यहां मैं लिख देता हूं, कोलिजन इलास्टिक, दूसरा इनइलास्टिक। इलास्टिक में एनर्जी इज कांस्टेंट, यहां एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, इलास्टिक में एनर्जी कांस्टेंट होती है, इन इलास्टिक में एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती। हालांकि इलास्टिक में मोमेंटम भी कांस्टेंट होता है, इन इलास्टिक में भी मोमेंटम कांस्टेंट होता है। तो मोमेंटम को हमने डिस्कस नहीं किया, हमने किसको डिस्कस किया? जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, जिससे चीजों को डिफरेंशिएट कहा जाता है, किया जाता है, वो हमने डिस्कस। तो मोमेंटम इनका क्या है? परफेक्टली इलास्टिक, इट मींस नो लॉस, नो गेन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ना तो लॉस होगा ना एनर्जी का गेन होगा। ठीक है, इसके बाद गैस मॉलिक्यूल्स जब कंटेनर की वॉल के साथ टकराएंगे, तो कंटेनर की वॉल के साथ टकराएंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? दे विल प्रोड्यूस प्रेशर। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल के साथ टकराएंगे तो कंटेनर की वॉल के साथ टकराने के दौरान क्या प्रोड्यूस करेंगे? प्रेशर। तो प्रेशर इज ड्यू टू द कोलिजन्स ऑफ gas molecules with the walls of container। प्रेशर क्यों है? जब गैस मॉलिक्यूल्स टकराते हैं कंटेनर की वॉल के साथ तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, समझ गए बात को या इसमें कोई कंफ्यूजन है? और ये आई हुई डेफिनेशन एज इट इज प्री एंट्री टेस्ट में। उसके बाद अब देखें, गैस को अगर देखा जाए तो गैस दो हिस्सों में बंट सकती है। इधर ध्यान दें, गैस रियल, गैस आइडियल। ठीक है, रियल गैस भी हो सकती है, गैस आइडियल भी हो सकती है, या इट वुड बी बेटर टू से आइडियल बिहेवियर। तो ये जो सारी चीजें हम पढ़ेंगे किसके लिए पढ़ेंगे? आइडियल के लिए पढ़ेंगे। ये KMT भी किसके बारे में? दिस KMT इज अबाउट आइडियल गैसेस। ठीक है, आइडियल गैस किसे कहते हैं? जो गैस लॉ ओबे करे। रियल गैस किसे कहते हैं? जो गैस लॉ ओबे ना करे। आगे आएगा गैस लॉस का टॉपिक। तो इन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? देयर आर नो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स में ना अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी ना रिपल्सिव फोर्सेस होंगी। अगर मॉलिक्यूल्स हैं, मिसाल के तौर पे ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, अगर इन मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन हो या इन मॉलिक्यूल्स में रिपल्शन हो तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ये मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
तो अगर एक मॉलिक्यूल कम हो जाएगा तो अब इसकी मूवमेंट चेंज हो जाएगी। अगर एक की जगह हम 4 मॉलिक्यूल बढ़ा दें तो क्या होगा, तो भी मूवमेंट में फर्क पड़ेगा। अगर अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं है, इफ देयर इज नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल आजाद होगा। ऐसे ही है जैसे एक पागल इंसान होशो हवास में ना हो तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में कितने लोग जी रहे हैं, दुनिया में कितने लोग मर रहे हैं, ही इज इंडिपेंडेंट। तो गैस का मॉलिक्यूल भी एक पागल चीज है, ठीक है। तो इन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स देयर आर नो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। तो इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स आर इंडिपेंडेंट। मॉलिक्यूल्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। लास्ट पॉइंट के पार्टिकल्स हमने कहा मोशन, और ये मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया कि मोशन होगा तो दैट मोशन इज एसोसिएटेड विद एनर्जी। तो यहां पर भी एनर्जी होगी, और जो के ई है एवरेज काइनेटिक एनर्जी is directly proportional to temperature। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। टेम्परेचर ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। एंड इट वुड बेटर टू से एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये बेहतर होगा कि हम क्या कहें, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो इस रूम में इस वक्त जितनी भी गैसेस हैं, 2 गैसेस तो कंफर्म है, पक्का पक्का। कौन सी, ऑक्सीजन गैस, क्यों, क्योंकि मैं सांस ले रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्यों, क्योंकि मैं सांस बाहर निकाल रहा हूं। तो दोनों गैसेस में मैं पूछूं कि किसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो व्हाट विल यू से। हाँ भाई बताएं, क्या कहेंगे आप। योर आंसर इज दे ऑल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर अगर सवाल हो कि इन रूम which of the following gases have highest KE average। A में हो ऑक्सीजन गैस, B में हो CO2 गैस, C में हो हाइड्रोजन गैस, D में हो all are equal। ठीक है, देखें इस क्वेश्चन को, फोकस करें, क्या होगा इसका जवाब। तो अभी मैंने बताया कि क्योंकि के ई एवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, के ई एवरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है ना, तो रूम टेम्परेचर पे सारी गैसेस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम। तो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल आर इक्वल। ठीक है, तो देखें हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इसके ऊपर काइनेटिक मॉलिक्यूलर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये थ्योरी मोशन को डिस्क्राइब करती है। किसके मोशन को डिस्क्राइब करती है, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, एंड दिस मोशन ऑफ पार्टिकल विल डिसाइड द स्टेट, और ये स्टेट डिसाइड करेगी। हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है जिन्हें कहते हैं मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल मुसलसल हरकत में होते हैं, दे आर इन रैंडम डायरेक्शन, they travel in a straight line between the collisions and that average distance is called mean free path। उस average distance को क्या कहेंगे हम, mean free path कहेंगे। मॉलिक्यूल्स के बीच में एक दूसरे से वाइडली सेपरेटेड होते हैं, तो इस वजह से उनके बीच में क्या होता है, लार्ज एम्प्टी स्पेस,
और इस लार्ज एम्प्टी स्पेस की वजह से वो कंप्रेस किए जा सकते हैं। एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे पूरे गैस के मुकाबले में तो वो क्या है, ना होने के बराबर। गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन भी होती है, नहीं होती, ना रिपल्शन होती है। इस वजह से वो मॉलिक्यूल्स क्या हैं, दे आर इंडिपेंडेंट। गैस मॉलिक्यूल्स का कोलिजन क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक। प्रेशर क्यों होता है, जब गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल के साथ टकराते हैं। और हर टेम्परेचर पे तमाम गैसेस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम। ठीक है, इसको नोट करें तो हम फिर लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ें। अब देखें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर गैसेस पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर लिक्विड। तो KMT फॉर लिक्विड, इसके मुताबिक लिक्विड में पार्टिकल्स फेयरली क्लोज होते हैं। पार्टिकल्स आर फेयरली क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज्ड। अब इन फेयरली क्लोजनेस की वजह से क्या होता है कि दे डू नॉट हैव फ्री मूवमेंट। फ्री मूवमेंट नहीं होती उनमें, पार्टिकल्स में फ्री मूवमेंट नहीं होती। तो फ्री मूवमेंट नहीं होती तो इस वजह से क्या होता है, दे हैव डेफिनेट साइज। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स। क्लस्टर्स की सूरत में होते हैं। क्लस्टर्स माना बंच, गुच्छा। ठीक है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स। तो इस वजह से सॉलिड की हो गई क्या, डेफिनेट साइज। अब सॉलिड में पार्टिकल्स, मैंने आपको बताया था कि सॉलिड में वाइब्रेशनल मोशन होता है और उसके साथ साथ रोटेशनल मोशन भी होता है। पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर यूं रोल करते हैं। तो इस रोटेशनल मोशन की वजह से क्या होता है कि दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, उसमें कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। Particles can rotate, and due to this there is no fixed shape of liquid। और लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती तो क्या करता है, इट एक्वायर्स द शेप ऑफ कंटेनर। एक्वायर्स द शेप ऑफ कंटेनर। कंटेनर की शेप एक्वायर करता है जिसमें इसको रखा जाए। ठीक है, समझ गए बात को, नोटिस करें हाँ इसको। तो हम आगे बढ़ें। इसके बाद KMT फॉर सॉलिड्स। KMT फॉर सॉलिड्स। सॉलिड्स में क्या है, सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं, दे आर टाइटली पैक्ड। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। अगर पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हो गए तो उनके बीच में क्या होगा, दे हैव ए स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हैविंग ए स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज होंगे। अगर पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज होंगे तो क्या होगा, नो फ्री मूवमेंट।
अगर याद रखें पार्टिकल्स के पास फ्री मूवमेंट नहीं है तो समझ लो साइज फिक्स हो गई। पार्टिकल्स डू नॉट हैव फ्री मूवमेंट, हेंस फिक्स्ड साइज। Particles cannot rotate. पार्टिकल्स रोटेट नहीं कर सकते, तो इस वजह से क्या होगा? ड्यू टू दिस दे हैव डेफिनिट शेप। इस वजह से क्या है? डेफिनिट शेप है। ठीक है, समझ में आ रही है बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? अगर पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते तो क्या होगा? ओनली वाइब्रेशनल मोशन इज, दे ओनली वाइब्रेट। उसमें सिर्फ क्या होगी? वाइब्रेशन होगी। ठीक है, अब देखें हमारे पास सॉलिड भी है, हमारे पास लिक्विड भी है, हमारे पास गैस भी है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड को, इनको कहा जाता है कंडेंस्ड स्टेट। सॉलिड एंड लिक्विड आर कॉल्ड कंडेंस्ड स्टेट। ठीक है, लिक्विड एंड गैसेस दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स। ठीक है, लिक्विड और गैसेस को क्या कहते हैं? फ्लूइड्स कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दे कैन फ्लो। अब यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी टर्म है कि लिक्विड भी फ्लो कर सकता है, गैस भी फ्लो कर सकता है। तो यहां पर सवाल हो कि which of the following can flow? कौन से फ्लो कर सकते हैं? सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, डी में हो बी एंड सी। कौन फ्लो कर सकता है? हाँ जी बताओ। गैस भी फ्लो कर सकती है, लिक्विड भी फ्लो कर सकता है, तो इसका क्या होगा ऑप्शन? ये सेम केस सवाल हो, नोटिस करें इसको। विच कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस? ठीक है, ये सवाल और एक और सवाल। ये दोनों एक किस्म के इंटरेस्टिंग सवाल हैं, इफ यू थिंक दे आर इंटरेस्टिंग। ठीक है, देखें दोनों सवाल। कौन सी चीजें फ्लो कर सकती हैं? हमने कहा गैस और लिक्विड फ्लो कर सकता है, तो विच कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस। अब देखें, गैस जो है ये फ्लो कर सकती है सारी डायरेक्शंस में। मिसाल के तौर पे अगर कंटेनर हो, उस कंटेनर को मैं खोलूं, ठीक है, तो उसमें गैस हर डायरेक्शंस में फैलना शुरू कर देगी। ठीक है, तो इट कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस। लेकिन
अगर लिक्विड हो मेरे पास, उस लिक्विड को मैं फ्लो करना चाहूं, ऐसे पड़ा हुआ, क्या वो फ्लो करेगा? नहीं। लेकिन अगर उस लिक्विड को मैं यूं करूं, बीकर को उल्टा करूं, तो क्या होगा? इट विल फ्लो। वेयर इट विल फ्लो? इट विल फ्लो इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस। इट मींस इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो गैस भी फ्लो करती है, लिक्विड भी फ्लो करता है, इसी वजह से दोनों को कहा जाता है फ्लूइड्स। लेकिन गैस फ्लो करती है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, जबकि नहीं, गैस सारी डायरेक्शन में फ्लो करती है और लिक्विड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, दैट इज डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।